फ्राइड का पार्ट 2 देख लेते हैं, जिसमें फ्राइड ने मनोविज्ञान की पद्धति को 3 विषयों में बांटा था: अचेतन मन, लिबिडो या काम वृत्ति, ग्रंथियां या वर्जना। अचेतन मन वाला हो गया था, अब लिबिडो वाला देखते हैं। लिबिडो या काम वृत्ति। फ्राइड मनुष्य के सभी क्रियाकलापों के मूल काम वृत्ति को मानते हैं। मनुष्य की कुंठित और दमित असामाजिक इच्छाएं और प्रवृत्तियां उदात्त और परिष्कृत होकर कलाओं और संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। फ्राइड काम वृत्ति को ही साहित्य सृजना की मूल प्रेरणा मानते हैं। केवल कला ही नहीं, वरन प्रत्येक सृजनात्मक क्रिया में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार स्वप्न, कल्पना, योजना आदि मानसिक व्यापार भी कविता या कला के समान ही है। तीसरा देख लेते हैं, ग्रंथियां या वर्जनाएं। फ्राइड का मत है कि इच्छाओं वासनाओं के दमन से ग्रंथियां कुंठाएं निर्मित हो जाती हैं। उनके वासनाओं उदात्तीकरण से ग्रंथियां खुलती और कुंठाएं दूर हो जाती हैं, और इस उदात्तीकरण परिष्कृत क्रियाकलाप से सभ्यता का विकास एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण होता है। फ्राइड का विचार है कि वासनाओं की तृप्ति का सुख तीव्र होता है, जबकि कला और साहित्य का आनंद मंद और आह्लादमय होता है, पर वह सामूहिक होता है और अधिक स्थायी भी। कलात्मक अभिव्यक्ति कुंठाओं ग्रंथियों से मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए वह कलाकार के लिए आनंद का स्रोत होती है। दूसरा, एडलर 1870 में जन्म, 1937। ठीक। फ्राइड के बाद एडलर का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। एडलर व्यक्तित्व मनोविज्ञान के प्रवर्तक थे। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के उनका विचार है कि जीवन एक निश्चित लक्ष्य होता है। उनका विचार है जीवन एक निश्चित लक्ष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य में अपने को स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। प्राय प्रत्येक मनुष्य में किसी प्रकार की आंगिक, क्रियात्मक या मानसिक कमी पाई जाती है, जिसको वह अनुभव करता है, और उसमें हीनता ग्रंथि का निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक मनुष्य में किसी प्रकार की आंगिक, क्रियात्मक या मानसिक कमी पाई जाती है, जिसको वह अनुभव करता है, और उसमें हीनता ग्रंथि का निर्माण होता है। हीन भावना के कारण जब मनुष्य विशेष रूप से इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है, तब उसमें श्रेष्ठता की भावना उदय होता है। इसे श्रेष्ठता ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। एडलर के अनुसार जीवन में 3 समस्याएं प्रमुख हैं। कौन सी समस्याएं 3? एडलर के अनुसार सामाजिक विषयक, व्यवसाय विषयक या काम और विवाह विषयक। इनमें से भी किसी एक समस्या असफल होने पर वह जीवन से पलायन करता है और उसकी क्षति पूर्ण के लिए कोई कार्य करता है। इन्हीं पूर्व के कार्यों से कला और साहित्य की रचना होती है। दूसरा है जुंग, जिसको कार्ल गुस्ताव जुंग पूरा नाम है। ठीक। 1875 1961। जुंग फ्राइड के समकालीन और सहयोगी थे। जुंग जो हैं फ्राइड के समकालीन और सहयोगी थे। ठीक है। इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का विकास किया। जुंग ने अचेतन का महत्व स्वीकार किया तथा उसे 2 स्तरों में रखा। अचेतन को 2 स्तरों में रखा। ठीक है। पहला है व्यक्तित्व और दूसरा है जाति या सामुदायिक अचेतन। ठीक। प्राथमिक व्यक्तित्व या द्वितीय जाति या सामुदायिक अचेतन। जुंग का मत है कि व्यक्तित्व अचेतन का अंश है। इसके परे एक सामूहिक या जातीय अचेतन का विस्तार है। सामूहिक अचेतन में जुंग के अनुसार एनिमस और एनिमा विद्यमान रहते हैं। एनिमस नारी सुलभ है और एनिमा पुरुष गुणों का समूह है। सुन लो एक बार फिर से। सामूहिक अचेतन में जुंग के अनुसार एनिमस और एनिमा विद्यमान रहते हैं। एनिमस नारी सुलभ है और एनिमा पुरुष गुणों का समूह है। उन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। इनमें से प्रत्येक के 4 प्रकार की मानसिक शक्तियां रहती हैं। पहली शक्ति है विचार, दूसरा है भाव, तीसरा है संवेदन, चौथा है सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि। यह मानसिक शक्ति या ऊर्जा की सभी कार्यों की प्रेरक है। जुंग ने काव्य को हृदय की गहराई में संपन्न चेतन क्रिया माना है। ठीक है। जुंग ने काव्य को हृदय की गहराई में संपन्न चेतन क्रिया माना। जुंग के अनुसार मनोविज्ञान कला की मूल प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकता।
मनोविज्ञान कला की मूल प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकता, उसके द्वारा केवल उसके रूप विधान की विवेचना की जा सकती है। कला या काव्य लेखक की संकल्प शक्ति का प्रकाशन है। वह अपनी रचना एक विशिष्ट उद्देश्य से करता है और तदनुरूप सामग्री जुटाता है एवं उसे विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानी पूर्वक उसकी रूप रचना करता है। जुंग ने आत्मा के अंतर्गत एक स्वायत्त ग्रंथ की चर्चा की है। इसमें वह शक्ति होती है जो कलाकार को अनुशासित और निर्देशित करती रहती है। कला से अर्थ का संबंध जुंग ने स्वीकार नहीं किया है। दूसरा है मैकडूगल। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भावों के महत्वपूर्ण कार्य उनकी शक्ति से उद्घाटन करने में है। इम्पोर्टेंट है, भावों के महत्वपूर्ण कार्य उनकी शक्ति के उद्घाटन करने में है। इनके विचार से प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति होती है, उसे बल या प्रदान कर उनके विचार से प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो उसे बल प्रदान करती है और कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की प्रत्येक इच्छा जैविक आधार पर विकसित होती है और आगे चलकर नैसर्गिक वृत्ति का रूप धारण कर सकती है। ये पूछ सकते हैं, मैकडूगल का है, जीवन की प्रत्येक इच्छा जैविक आधार पर विकसित होती है और आगे चलकर नैसर्गिक वृत्ति का रूप धारण करती है। ये वृत्तियां 12 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी गई, मतलब 12 प्रकार की होती हैं पर मुख्य जो है 3 है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, देखो यार बुला रही थी ज्ञानात्म, भावात्म और क्रियापरक है। ये वृत्तियां ही विकसित और परिवर्तित होकर विभिन्न भावों का रूप धारण करती है। इस प्रकार मैकडूगल ने सहज मनोवृत्ति को मनोभाव के रूप में परिणित होने की बात का विश्लेषण कर साहित्य और कला के मूल स्रोत को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। 5वें हैं एलिस, डॉक्टर हैवलॉक एलिस, 1859। इनकी रुचि मनोविज्ञान और विशेष रूप से यौन मनोविज्ञान में थी। सन 1851 में इन्होंने स्टडी इन द साइकोलॉजी ऑफ सेक्स नामक ग्रंथ लिखना आरंभ किया। हैवलॉक का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग दर्शन होता है, पर दर्शन नैतिकता से भिन्न है। किन्हीं दो ईमानदार विचारशील व्यक्तियों का दर्शन एक नहीं हो सकता। अन्य के दर्शन को अपना बना लेना और व्यक्तित्व को तौहीन है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दर्शन होना ही चाहिए। हैवलॉक के अनुसार विरोधी शक्तियों में खींचतान और संघर्ष प्रकृति का नियम है। विरोध का अस्तित्व जीवन के लिए बाधा नहीं, वह जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। यह विरोध संघर्ष वास्तव में उन सभी जगहों में है जिसे हम जीवन कहते हैं। शख्स और साहित्य भी इसी प्रकार के विरोधी और संघर्षों के संतुलन रूप हैं। सभी कलाओं में भी समन्वयात्मक संघर्ष देखा जा सकता है। वास्तु, स्थापत्य, नृत्य आदि में भी विरोधी तत्वों का संघर्ष, संतुलन और समन्वय रहता है। काव्य में भी संवेदना की अभिव्यक्ति की चाह और रूप रचना शिल्प के बीच संघर्ष उपस्थित रहता है। इन विरोधी तत्वों के बीच में समन्वय ही रचना की उपलब्धि होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे अस्तित्ववाद, दूसरे उसमें